अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहुँचे हैं कानपुर में, और कानपुर में एक ऐसी अजीमुस्शान हस्ती के पास पहुँचे हैं। मैं कह सकता हूँ कि अगर इनसे मुलाकात ना हो तो ये सफ़र अधूरा है। आप सभी जानते ही है कि अभी अभी हम पूरब का दौरा करते हुए आ रहे हैं। जिला अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और भी अन्य कस्बों गाँवों में हम घूमे हैं, और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अब कानपुर में पहुँचे हैं। और हमारे समाज की जो शान कही जाने वाली शख्सियत है, जिन्होंने, मैं कह सकता हूं कि बिरादरी की वो खिदमत की है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और हम ऐसी हस्ती को दिल से सलाम पेश करते हैं। हमारे SI जलील अहमद साहब हमारे बीच मौजूद हैं, और साथ में हमारे मऊ ज़िले से हमारे चचा फैयाज़ साहब, ये भी समाज सेवी है और बिरादरी की खिदमत करने वाले हैं। आज हम इन लोगों से कुछ जानेंगे, कुछ शिक्षा लेंगे, और जो एक उम्र का तजुर्बा है वो इनसे हासिल करेंगे और आने वाली जो जनरेशन है उन तक पहुंचाएंगे, जिससे कि वे लोग मोटिवेट हो सके। तो सबसे पहले हम हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनसे सवाल करेंगे कि कैसा रहा आपका बिरादरी का सफ़र, आप थोड़ा बताएं। जी भाई, पश्चिम से आए हुए इमरान साहब, जो जोगी समाज की खिदमत के लिए आप ऐसे गर्मी के माहौल में आपने वक्त निकाला, और पूर्वांचल के उस जगह से होके आ रहे हैं जहां गर्मी का प्रकोप बहुत तेज़ी से लोगों को चपेट रहा है, उसकी ना परवाह करते आप लखनऊ से कानपुर हमारे तक आए। मुझे बहुत खुशी है। आप जो पूछना चाहें बिरादरी के बारे में मैं बताऊंगा तहे दिल से। देखो, अक्सर आपका नाम आता है स्ट्रगल में, क्योंकि कई जो बिरादरी के लोग हैं उनके द्वारा सुना गया है कि आप पोस्टिंग पे थे, आप पुलिस में सेवा दे रहे थे, क्योंकि वो बहुत बिजी समय होता है। जी, और जी। उसके बिजी समय रहते हुए आपने समाज सेवा में, अपने मुस्लिम जोगी समाज में टाइम दिया और लोगों को मोटिवेट किया, उन्हें आगे बढ़ाया। तो हम वो जानना चाहते हैं कि वो कैसा सफ़र है आपका। जी। क्योंकि अक्सर लोगों के मुंह से ये बात सुनी जाती है कि जलील अहमद साहब अपने समाज के लिए बारिश में भीगते हुए, और मैं कह सकता हूं कि धूप दोपहरी में आपने जो संघर्ष किया है, मैं आज उस संघर्ष की गाथा आपसे जानना चाहता हूं। इमरान साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम बिरादरी को जोड़ने के लिए जब सिपाही थे तभी मेरी तमन्ना थी, और हम कभी शर्माए नहीं। जोगी लिखने में या कहने में, बताने में मैंने शर्म नहीं की। हम अचानक बरेली में अपने बिरादरी की जानकारी की, जनपद बरेली, वहाँ पर पश्चिम के मेरठ शहर के रहने वाले जुल्फ़कार दीवान जी से मुलाकात हुई। वो अपने बिरादरी को छुपा रहे थे, लेकिन लोगों के ज़रिए से कोशिश की, हम लोग एक दूसरे से खुल के मिले, फिर बात हुई। तो हमने, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं इस वक्त में, ऐसे पुराने नेता लोगों को मैंने पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब जोड़ने की, हम दोनों भाई पुलिस के जवानों ने मेहनत की। हम जब रेलवे पुलिस में थे तो मैंने टिकट करा के सीट पर उनको बैठालना, जैसे जिला भदोई के हैदर अली मास्टर साहब, जी, काफ़ी शरीर से कमज़ोर थे, रिटायर हो गए थे, उनको सीट बैठालना और मेरठ भेजना। मेरठ में वहाँ के कुछ जो सीनियर पुराने नेता हो गए हैं, हम नाम तो सबका लेना चाहते हैं लेकिन सबका नहीं ले पाएंगे, जैसे हमारे वहाँ के नेता जो है यासीन पहलवान हैं, उनके पास भेजा। फिर यासीन पहलवान यहाँ पश्चिम से पूरब आए, ऐसे एक दूसरे से जोड़ते जोड़ते, और फिर हमने वो जो कदीर साहब इंजीनियर हैं, इसी तरह इमरान साहब, मैं वक्त पर ड्यूटी के टाइम को देखते हुए अपने टाइम को, ड्यूटी समाप्त करने बाद मैं अपने टाइम को निकालता था, और पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब जोड़ने का काम हम दोनों लोगों ने किया। दोनों में नंबर 1 मैं जलील मोहम्मद, जनपद कानपुर का निवासी, और मेरठ के निवासी जुल्फ़कार दीवान जी बेबाक होकर जुड़े और लोगों को जोड़ना शुरू किए धीरे धीरे। फिर इसके बाद हमने लोगों से मशवरा लिया, और लखनऊ की सरजमी पर मुस्लिम मुसाफिर खाने में हमने होटल पूरा जो है बातचीत करके अपने जो है व्यवहार से खाली कराया, और वहाँ पर एक अपनी बिरादरी को पूरी पूरब पश्चिम जोड़कर एक मीटिंग रखी। मीटिंग हमारे पुराने लोग आए, पूरब से पश्चिम से कुछ रिटायर लोग थे, मास्टर थे, कुछ इंजीनियर थे, कुछ डॉक्टर थे, और लोगों ने बातचीत किया।
मिशन अच्छा चला। फिर धीरे धीरे ये मीटिंगों का सिलसिला पश्चिम में बहुत तेज़ी से फैला। पश्चिम के लोगों ने बहुत मेहनत किया, हम भाई पहुंच नहीं पाए। और इसी तरीके से आज वो पुराने नेता जो काम कर रहे हैं उनकी मैं बात सुनता हूँ, लेकिन एक प्रेजेंट में मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, समाचारों में देखता हूँ, और जो मीटिंगें होती हैं आपकी इस नौजवान ताकत को हम ताकत और देना चाहते हैं कानपुर की सरजमी से लेकर पूर्वांचल की तरफ से कि इमरान भाई आप में जो मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत में हम हर तरीके से तैयार हैं। आप कोशिश करें और कतई किसी से दबाव में ना आए। पुराने नेताओं का जो है दुआएं लें और दुआओं के साथ आगे बढ़ें। अब आज हमने इस मीटिंग के जरिए से एक दूसरे के मुलाकात के जरिए से हमारी बिरादरी की चीज़ खुली और खुलकर लोग जोगी बिरादरी लिखने लगे, प्रमाण पत्र बनने लगे। हम अगर डरेंगे तो डरते रहेंगे। सारी जातियां अपने ताबड़तोड़ लिखती हैं कि मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। और हमारी जात मुसलमानों में तमाम जातियाँ लेकिन छिपी हुई है, जोगी जात को कोई जानता ही नहीं। लेकिन आप सब जो के हमारे जो भी पुराने नेता मेहनत किए, आज वो चीज़ काफ़ी हाईलाइट है। हम अब तक शादियां करने में धोखा खा जाते थे, लेकिन जब हमारी जात हाईलाइट हुई तो हम आज अपने को संवारते हुए और कोशिश करते हुए पूर्वांचल में पहुँचे। जिला आजमगढ़ के पास पड़ता है मऊ जिला, जहां हमारे बगल में बैठे हैं फैयाज भाई। इनके बेटे सरकारी डॉक्टर हैं, वो भी MBBS हैं, MD की तैयारी कर रहे हैं। और इस समय प्रेजेंट में वो पूर्वांचल में कौन सा वो जिला है जिसमें गाजीपुर में तैनात हैं। और आपके साले साहब सरकारी डॉक्टर थे, अभी रिटायर हुए। और इनके परिवार में लमसम 4-5 लोग MBBS हैं। तो हम जब पढ़ाई पढ़ के सिपाही से दरोगा हुए, बीच में दीवान रहे, दरोगा हुए, तो हमारे किरदार में अल्लाह तबारक तआला ने आप सबकी दुआएं कबूल की। तो मैंने अपने किरदार को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे रिश्तेदारों से रिश्तेदारी की। एक मेरे वो समधी हैं, वो लेदर फैक्ट्री में कानपुर की सरजमी पर चीफ इंजीनियर हैं। तो उनकी लड़की भी पढ़ी लिखी है, जो आलिम है, और इनकी लड़की ग्रेजुएट है। मेरे 2 बेटे हैं और मैंने एक छोटी सी भाई फैक्ट्री फाइबर की डाल रखी है, तो उसमें पहुंच जाता हूं। बाकी आप लोगों की खिदमत में तैयार हूं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब पूर्वांचल या पश्चिम में कोई आप मीटिंग लगाते हैं इमरान साहब, तो हमें बड़ी खुशी होती है। हम पहुंच नहीं पाते किसी वजह से, लेकिन अब वादा करते हैं पहुंचेंगे। और इसमें आप दिन या रात, जाड़ा हो या गर्मी हो, बरसात हो, किसी तरीके से आप झुकने की जरूरत नहीं है। झुके तो बिरादरी ले झुके। चिलचिलाती धूप में रमजान के महीने में रोज़ों को रखते हुए बड़ी हिम्मत की बात है। आज तक हमारे जितने बुजुर्ग मेहमान रहे नेता, वो बेचारे इस तरीके से कोशिश नहीं कर पाए। पश्चिम के ज़िलों के बारे में, बिरादरी के बारे में आपको तो पूर्ण तरीके से जानकारी है। कुछ डिटेल हम पूर्वांचल की बताते हैं। जैसे आप सुल्तानपुर से आए और फैजाबाद से आए और अकबरपुर से आए, लखनऊ होकर आए। लखनऊ में हमारी बिरादरी की संख्या शहरी इलाके में लमसम 8 और 10 हज़ार के रेंज में है। कानपुर शहर में 8,000 के संख्या में है। कानपुर देहात में है, फरुखाबाद में है, और इधर आपके बगल में उन्नाव पड़ता है, और जो है बांगर मऊ है। इस तरीके से तमाम ऐसे ज़िले हैं जिसमें हमारी बिरादरी। बनारस है, हम कहाँ कहाँ गिनाएं, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ लोग मिलेंगे और आपका इस्तकबाल करेंगे। बाकी डिटेल तो ज़्यादा बताने में बहुत वक्त की ज़रूरत है। आपसे जो छोटी मुलाकात हुई बहुत अच्छा लगा। इमरान साहब, पश्चिम में किस ज़िले से आप आए हैं? जिला शामली से आए। खाली पश्चिम कह के लोग पीछे हट जाते हैं। जब तक हम शामली नहीं बताएंगे, जब तक हम कानपुर नगर में हम अपना थाना नहीं बताएंगे। मैं थाना कानपुर में थाना चकेरी शहर के निवासी हैं, इस प्रेजेंट में रह रहे हैं। और हमारे 2 दामाद वो भी जो है पुलिस डिपार्टमेंट में है। एक जो है कंप्यूटर हेड ऑपरेटर हैं, दूसरे इलाहाबाद की सरजमी पर दीवान हैं। तो हम जब पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ाई की, भले ही हम कुछ भी करें, खाना कम खाएं, पढ़ाई पढ़ें, तो हम जरूर सरकारी नौकरियों में पहुंचेंगे। डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे,
और हमारे तमाम ऐसे भाई हैं जो पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, सीओ भी हैं, दरोगा भी हैं, सिपाही भी हैं, जिनके बारे में हमारी सारी बिरादरी नहीं जानती है। कम से कम मेरे नॉलेज में आज प्रेजेंट में 10 लोग दरोगा के रैंक में होंगे। तो हम ज़्यादा नहीं बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपकी कोशिश के लिए दुआ करते हैं कि फैमिली से आए। और आप कांदला क्या नाम बता रहे हैं, सलीम साहब, जो आपने इतनी रात में आकर कुंडी खटखटाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस अल्लाह तबारक ताला आपको इस बिरादरी के लिए कोशिश करने का मौका दे, ताकि बिरादरी को लोग आम लोग जान सके। अभी तो हमारी उत्तर प्रदेश में या और जिलों में इस बिरादरी को लोग जानते ही नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे सारे समाचारों में नाम आ रहे हैं, यूट्यूब पे चला रहे हैं आप। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात हमारे इंस्पेक्टर जलील साहब ने बताई और अपना पूरा संघर्ष बयां किया। यानी कि जो जोश इनके अंदर अपनी जवानी में था समाज के प्रति, वो आज भी है। यानी कि इन्होंने कहा है कि हम समाज के लिए हर संभव तैयार है। मतलब आज भी अगर समाज को कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तैयार रहेंगे। तो यही एक जोश है बुज़ुर्गों का, जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरता है, जो कह सकते हैं कि हम इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आज इनके पास आकर कानपुर में एक उत्साह हमारे अंदर भरा है, और जो उत्साह भरा है तो इंशाअल्लाह एक दिन ये जो चिंगारी यहाँ से कानपुर से हमारे इंस्पेक्टर जलील साहब ने ये छोड़ी है, ये एक दिन ज्वालामुखी बनकर पूरे देश में फैलेगी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास मऊ ज़िले से हमारे चचा फैयाज साहब भी मौजूद है। तो हम इनसे जानेंगे कि हमारे समाज में शिक्षा का क्या अभिभाव होना चाहिए। शिक्षा के बारे में थोड़ा बताएंगे, जैसा कि अभी बता रहे थे कि आपके घर से MBBS भी है। अस्सलाम वालेकुम। तालीम के मामले में हमारा समाज सबसे पिछड़ा हुआ है, जबकि कुरान की पहली आयत नाजिल हुई, पढ़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। अल्लाह ताला का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इल्म दीन सीखना हो, उसके लिए क्यों न चीन जाना पड़े। इल्म वो चीज़ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इल्म शेरनी का दूध है, जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और जब आप इल्म हासिल कर लेते हैं तो वहाँ ना कोई कौम होती है, ना कोई ज़ात होती है, आपके इल्म की पूजा होती है, आप जिस पोस्ट पे पहुँचे। लेकिन जब आप उस दबे कुचले समाज से निकल कर किसी मुकाम पर पहुँचते हैं तो वहाँ अपने आप को बदल जाते हैं। अपने से कमज़ोर लोगों के बीच से तो निकलते ज़रूर हैं, लेकिन उनको पीछे छोड़ देते हैं। अब इल्म हासिल करने के लिए हमें अपने तमाम फालतू अखराज को खर्च करना बंद करना होगा, जायज़ ज़रूरतों को बंद करना होगा, और अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि नौकरी मिले तभी इल्म हासिल करें। इल्म तहजीब और तरक्की सिखाता है, नौकरी नहीं। जब आपके अंदर सलाहियत होगा तो नौकरी आप छीन लेंगे जी। मैंने अपने बच्चों को इसी कानपुर की धरती पर रख कर कोचिंग कराया, और माशाल्लाह एक लड़का हमारा 2013 में ऑल इंडिया PMT से MBBS क्वालिफाई किया। दूसरा लड़का कानपुर यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी से बायोटेक किया जी। और हमारे पूर्वांचल के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आपस में हम लोगों की रिश्तेदारियों में कंपटीशन एजुकेशन का है, लेकिन इल्म दीन सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, बाद में हम डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनेंगे। लेकिन अब उसके लिए इल्म दीन सीखने के लिए मदरसे में जाना भी है। हम नमाज में पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगते रहे। रास्ता अल्लाह ही बनाता है, इंसान के बस की बात में नहीं। बिल्कुल करने वाली ज़ात वही है, दिलों को फेरने वाला वही है। बिल्कुल 400 किलोमीटर दूर से चल के आके अपने बच्चों को अल्लाह के राह में छोड़कर हम चले जाते हैं। साल 6 महीने में आए, एक बार देख कर चले गए। अब ये बच्चे के ऊपर होता है कि हम अपने माँ बाप के पैसे का इस्तेमाल किस तरह करें, कि हमारे माँ बाप दिन भर मेहनत करते हैं, गली कूचों में फिरते हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने फजूल खर्च को कम करें, और तालीम बहुत ही ज़रूरी है। बेशक, बहुत अच्छी बात। देखो हमारे जो चचा फैयाज साहब है, इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, और देखो मैं भी इनके शब्दों को दोहराना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट जो बात कही है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, यानी कि शिक्षा के बिना इंसान का जीवन अधूरा है। और इन्होंने एक बात और कही है कि
एक रोटी कम खाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। यानी कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब शिक्षा आती है कि कौन कौन सी शिक्षा ज़रूरी है। इनका कहने का मतलब है कि शिक्षा अगर एक तरफ हम हिंदी इंग्लिश ले रहे हैं तो दूसरी तरफ उर्दू यानी मजहबी शिक्षा भी ज़रूरी है। पहले हम मुसलमान हैं, पहले हम मुसलमान हैं, हम मजहबी शिक्षा भी हमारे लिए ज़रूरी है और दुनियावी शिक्षा भी ज़रूरी है, क्योंकि दुनियावी तरक्की के लिए, रोज़गार के लिए तो हम दुनियावी शिक्षा के साथ साथ दीनी शिक्षा भी ज़रूर हासिल करें। तो यहाँ से कानपुर से एक संदेश जारी होता है कि आप दोनों शिक्षा ग्रहण करें, यानी कि उर्दू भी और हिंदी इंग्लिश भी। जहाँ एक और आप नई नई शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ पर अपना मजहबी जो शिक्षा है उर्दू, वो भी आप ग्रहण करें। इनके माध्यम से ये मैसेज समाज में जाएगा। और अभी भी इन्होंने बताया कि हमारे घर में जो है MBBS डॉक्टर है, यानी कि MBBS तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और आलिम है, चार आलिम है, इंजीनियर है। मतलब कि कहते हैं ना, कथनी और करनी में कुछ दम होना चाहिए। वो दम हमारे चचा फैयाज साहब के अंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कह नहीं रहे, करके दिखाया है। तो इसलिए आप लोगों को भी इन्हें अपना आदर्श मानते हुए शिक्षा की ओर अपने बच्चों को ले जाना है और उन्हें पढ़ाना है। और दूसरी बात, लड़का लड़की की शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे चचा फैयाज? हर माँ बाप को मैं वो संदेश देना चाहता हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे समाज में, थोड़ा दोगलापन होता है कि लड़कों को तो पढ़ा दिया जाता है और लड़कियों को पढ़ाई से वंचित रखा जाता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस्लाम ने सबसे पहले मसावात की बात की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लड़की और लड़के दोनों को एक बराबर, एक निगाह से देखा है। लड़कियों का मर्तबा लड़कों से ज़्यादा रखा। जिस तरह आपने अपने बीवी फातिमा को दिल का टुकड़ा मानते थे, तो और हर माँ बाप अपनी औलाद में फ़र्क न समझे, लड़की और लड़का दोनों को एक बराबर तालीम देना है। माशाल्लाह। देखिए, हमने अपनी बच्चियों को भी आला एजुकेशन दिया है। MSc कर रही है, BSc कर रही है, नीट की तैयारी कर रही है, लेकिन उनका एक दायरा है। पहले हमने उनको दीन की तालीम दी, किसी को गोशे में रहे, दुनिया के किसी कोने में रहे, लेकिन अपने मजहब इस्लाम के बारे में समझें कि मैं एक मुसलमान हूँ, हमको किस अंदाज से रहना है। बहुत अच्छी बात हमारे चाचा फैयाज साहब ने कही कि लड़का और लड़कियों में भेदभाव ना करें। नहीं होना चाहिए। लड़कियां आज के क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं। देखो, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, टीचर की बात हो, मैं कह सकता हूं कि आज लड़कियां धरती से आसमान तक जा रही हैं और अब तो फौज में भर्ती होने लगी है। तो इसलिए लड़कियों को कमज़ोर ना समझे, बेटा बेटी में कोई फ़र्क ना समझे। और सरकार भी कहती है कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो वो शिक्षा भी ज़रूरी है। और मज़हब में भी आया है कि माता सबसे पहली गुरु होती है अपने बच्चों की, और जब माता ही शिक्षित नहीं होगी तो बच्चों को क्या पढ़ाएगी? तो इसलिए आपकी बात कही, एक माँ अब अगर पढ़ी लिखी माँ है तो पूरे ख़ानदान को बदल देगी। बिल्कुल पूरे ख़ानदान को बदल देती है। और अगर वही अनपढ़ माँ है तो उस घर को जन्नत के बजाय दोजख बना देगी। बहुत बढ़िया। देखो, यही हम कह रहे हैं कि लड़का और लड़कियों में कोई भेदभाव ना करे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा मैसेज आज कानपुर की सरजमी से ये लोगों तक, आप तक पहुंचेगा। और इसको आपको कहना, इसको फॉलो करना है और बुज़ुर्गों की बातों का अनुसरण करना है, इनके नक्शे कदम पर चलना है। और आखिरी सवाल के साथ मैं अपने इस बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे इंस्पेक्टर जलील साहब हमारे बीच मौजूद है। जैसे कि इंटर करने के बाद बच्चे या BA ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे किसी भी मतलब नौकरी के लिए तैयारी किस प्रकार करें, थोड़ा बताएं आप। जैसे कि आप अपने पद पर रह चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उनके बाद कैसे, कहाँ कोचिंग ले, घर पे पढ़े या किसी कंपटीशन की तैयारी किसी कोचिंग से ले, क्या करें इस बारे में? जी, बहुत अच्छा सवाल किया इमरान साहब आपने। कि देख ही रहे हैं आजकल जो हमारी बहुत पिछड़ी जातियाँ थीं, उनके बच्चों ने किस तरीके से हल्का फुल्का खाना खाकर और पढ़ाई करी। वही हम चाहते हैं अपने कौम के बच्चों को कि आप इतना ना ऐसी चीज़, लजीज चीज़ खिलाएं कि उसमें दीवाने हो जाएं और पढ़ाई पर ध्यान न दें। हल्का फुल्का खाना, हल्के फुल्के कपड़े दें और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस दें। ट्यूशन मिल जाए, जैसा मिल जाए, बस उनकी निगरानी करें। और हमारे कौम के बच्चे ऐसा नहीं, तमाम जातियों से हम लोग अफजल हैं पढ़ाई लिखाई सफाई में।
अब बस यही है कि बच्चों की निगरानी करके आगे बढ़ाएं, कंपटीशन करें। एक बार नहीं आए, 2 बार नहीं आए, हम जैसे लोगों से जो हेल्प की ज़रूरत है हम लोग बताएंगे भाई कैसे क्या करना है। हमारे यहाँ कानपुर में कोई भर्ती निकलती है, पश्चिम से कोई बच्चा आ जाए तो हम पूरा तय दिल से या पूरब से तैयार हैं, उनके लिए कमरा देंगे, खाना देंगे, और जो उसका टाइम टेबल है भर्ती का उसमें जाए जो भी सहूलियत होगी मैं देंगे इंशाल्लाह। हम ये चाहते हैं हमारी कौम, हम दरोगा से नौकरी पूरी की है, हमारे कौम के लोग सीओ बने, डॉक्टर बने, जैसे हमारे ये समधी साहब हैं, इन्होंने MBBS की बच्चों को पढ़ाया और बने वो। ऐसे में चाहते हैं चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम हो, आपकी मेहनत जो है ये हमने बड़े बड़े नेताओं में, मैंने 40 साल नौकरी की, हम नेताओं का नाम नहीं लेंगे, जिन नेताओं को देखा है मैंने अपने आँख से कि मैंने लखनऊ राजधानी में कम से कम 20-25 साल नौकरी की, तो जो आपके अंदर ललक है, जो दीवानापन है, ये इंशाल्लाह इस कौम के आप बड़े मेहनत वाले हीरो होंगे। हीरो कहने में लोगों को ख़राब लगेगा, हम ये कहेंगे खिदमतगार होंगे कि आप आने वाले कल में इस कौम को मैं देख रहा हूँ, आपकी मेहनत को सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह पर ले जाएंगे और बहुत हाईलाइट होगी। बस मैं छोटी बात करके इमरान साहब अपनी बात ख़त्म करना चाहते। आपकी जो भी विचारधारा है, जो आपके अंदर ललक है कि आज घड़ी में देखिए 12 से ऊपर हो रहा है, लेकिन आप इतनी लंबी सफ़र करके आ रहे हैं, बाई बस थक के आ रहे हैं, फिर भी आप इस समय कैमरा के पास बैठे हैं और हम लोगों के साथ बिल्कुल ताजगी से बात कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाब करे और जोगी समाज हमारी कतई न शर्माए कि हम जोगी कहेंगे तो हमको कुर्सी नहीं मिलेगा। अरे जब धोबी को कुर्सी मिलती है, फला को कुर्सी मिली है, फला को मिल रही है, तो जोगी को क्यों नहीं मिलेगी? पावर की पूजा है। हम इंस्पेक्टर बन के अगर कहेंगे हमारी नेम प्लेट में लिखा है जलील मोहम्मद जोगी, तो हमको कोई नहीं कह सकता कि कुर्सी में न बैठो, बैठा लेगा। बिल्कुल। तो इसलिए कतई न डरे कि हमारी शादियां नहीं होंगी, हम बहुत हल्के हो जाएंगे। आज कल हमारी कौम की क्या दशा थी, हैं, और आज क्या दशा है। तो आज हम अगर अच्छे हो गए तो जोगी से कतराएं, जोगी से कतई न नफरत करें, मोहब्बत करें और अपने कौम को आगे बढ़ाएं। बस अपनी बात ख़त्म करना। कंप्यूटर का ज़माना है और ज़िंदगी के हर सूबे में कंपटीशन है। बिजनेस है तो कंपटीशन, नौकरी है तो कंपटीशन, एजुकेशन है तो कंपटीशन। जो कंपटीशन को फाइट करेगा वो आगे बढ़ेगा, नहीं भीड़ में खो जाएगा। हर यूनिवर्सिटी में 50,000, 5,000, 10,000, 23 लाख लड़के MBBS के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। पूरे देश में 2 लाख सीट है और सब एक से कम। आज तो टेक्नोलॉजी ने तो कंपटीशन को आसान कर दिया है। घर बैठे आप ऑनलाइन, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो फिजिक्स वाला कोई भी खान सर किसी का लिए बैठे, हजारों लड़कों को मैं जानता हूँ अदर बिरादरियों के, जो खान सर का ऑनलाइन कोचिंग करके कोई लेखपाल बन गया है, तो कोई पुलिस बन गया है, तो कोई दरोगा बन गया है। ये रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो आसान हो गया कंपटीशन। पहले तो हम लोग पूरब वाले आते थे, क्वार्टर लेते थे तो फीस जमा करते थे, अब तो फीस भी कम है। अगर सरकार माइनॉरिटी के लिए IAS PCS की कोचिंग का, उसमें बच्चा अगर आपका कंपटीशन में क्वालिफाई करता है तो फर्स्ट क्लास का उसको कंपटीशन के में एडमिशन होता है, रहने की, खाने की सारी व्यवस्था सरकार देती है अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कोटे से। तो कंपटीशन तो हाँ, पढ़ने के लिए अब ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए आज के दौर में माँ बाप को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। जी। पढ़ने का मतलब उसकी निगरानी करना। देखो बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे चचा फैयाज साहब ने कि आज का जो कंपटीशन का दौर है वो डिजिटल ज़माने ने आसान भी कर दिया है। आप YouTube पर जाकर कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं, उसका आंसर देख सकते हैं। और पहले के ज़माने में टीचर्स को भी ढूंढना पड़ता था, क्वार्टर कमरा लेना पड़ता था, और अब थोड़ा सा डिजिटल होने की वजह से शिक्षा आसान हुई है। तो अब आपको आसानी से आप शिक्षा या किसी भी कंपटीशन तैयारी कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बिंदु जो इंस्पेक्टर जलील साहब ने अभी बताया, आप उस पर गौर कीजिएगा कि सफलता जरूरी नहीं है कि एक ही कदम पर आपको मिल जाए। आपको सफलता के लिए असफल भी होना पड़ सकता है। 1 प्रयास, 2 प्रयास, 3 प्रयास, आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है और प्रयास से प्रयास करते जाना है। ये जो इन्होंने कही है बात वो बहुत अच्छी है और सबको मानना चाहिए। यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें हार हो जाए तो लक्ष्य से घबराना नहीं है, क्योंकि कार्य जब मिशन बन जाए तो शौर्य और प्रतिभा की मिसाल बनते देर नहीं लगती, बस ज़रूरत है जुनून की। और हमारे बीच हमारे जनता रसोई के अध्यक्ष सलीम उस्मानी साहब भी मौजूद है।
और इनसे भी जानेंगे क्योंकि ये लखनऊ आए हुए थे और इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और इन्होंने हमसे कहा कि आप कहाँ हो, तो हम इन्हें मिले क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के कांधला के रहने वाले हैं। तो आपकी शिक्षा के बारे में क्या राय है? शिक्षा तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी होगी आज के ज़माने में, क्योंकि शिक्षा के बगैर काम नहीं चलता। जैसे पहला ज़माना था 2री 3री क्लास पढ़ने के बाद मिलिट्री में हो जाते थे, लेकिन वो टाइम नहीं रहा। हमारे इंस्पेक्टर साहब ने, भाई फैयाज ने जो बात कही वो बिल्कुल सच कही। शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा वाकई एक शेरनी का सा दूध है जो पी कर जे दहाड़ता है। बस मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब देखिए हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे चाचा फैयाज, इंस्पेक्टर जलील साहब और हमारे सलीम भाई, तो सबकी एक ही राय है कि शिक्षा ज़रूरी है। तो इसलिए आप भी शिक्षा को एक अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाएं और लड़का और लड़की दोनों को पढ़ाएं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सभी विषयों को पढ़ाएं, यानी किसी भाषा में भी आपके बच्चे पीछे ना रहे। तो यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।